अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे बिहेवियर साइंस ब्लॉक 7 की सारा लेक्चर मोहम्मद राना की बुक से बनाया गया है। बिहेवियर साइंस क्या होता है? इसमें जो हमारे पास साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का जो नॉलेज होता है हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम स्टडी कर सकें ह्यूमन बिहेवियर्स में। बेसिकली हम एग्जामिन कर रहे होते हैं इमोशंस को, थॉट्स को, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, परसेप्शंस को, जिस वजह से हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है या इनकी वजह से डिज़ीज़ कॉज हो जाती है। क्योंकि देखो, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम परेशान होने लग जाते हैं, उसका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। साइकोलॉजी क्या है? इसमें हम ना इंसान की पर्सनालिटी को समझते हैं। हम समझते हैं ये क्यों डेवलप हुई। जैसे कोई इंसान चोरी करता है तो हम समझना शुरू करते हैं कि वो इंसान क्यों चोरी करना शुरू हुआ। तो अगर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही ना तो उसने चोरी करना शुरू कर दी, या उसको कुछ मिल नहीं रहा तो उसने शुरू कर दी। तो ये हम उसकी साइकी समझते हैं। जो सोशियोलॉजी है इसमें बेसिकली हम समझते हैं जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है उसको समझते हैं। जैसे फैमिली का जो जेंडर इश्यूज़ होते हैं उनको समझते हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, इन सारी चीज़ों को हम सोशियोलॉजी में समझते हैं। जो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है इसमें हम पढ़ते हैं जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है ह्यूमन बीइंग की, उनको पढ़ते हैं। इसमें ना हम कल्चर, हिस्ट्री, जो रेसल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, हम बेसिकली इसमें ये सब पढ़े हैं। कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर्स तो मार देते हैं। हर किसी के डिफरेंट कल्चर वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, हर किसी की डिफरेंट सोच होती है। तो इसमें बेसिकली हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सारा ये पढ़ना है कि जो उनके कल्चर मेथड्स होते थे, जैसे वो डील करते थे डिजीज़ को, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। होलिस्टिक मेडिसिन और एलोपैथिक ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? एलोपैथिक ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो वर्क करती है बायोमेडिकल मॉडल पे। इसका सिर्फ मकसद ये होता था कि जो डिज़ीज़ पार्ट है ह्यूमन बीइंग की उसको ठीक कर सके। जो होलिस्टिक मेडिसिन है ना वो सिर्फ ये नहीं कहती थी कि हमने डिज़ीज़ पार्ट को सिर्फ ठीक करना है, वो ये कहती थी कि अगर उसकी कोई रूह पे भी ज़ख़म है उसको भी भरना है, ठीक है। ये नहीं होता कि सिर्फ जो ज़ख़म हमें नज़र आ रहे हैं वही सिर्फ ज़ख़म हो, रूह के भी ज़ख़म हो सकते हैं, वो मेंटली अपसेट हो सकता है, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ों को कंसीडर करता है। वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट को एक सब पार्ट्स कंसीडर करता है जो एक ह्यूमन बीइंग को बनाती है, एक पर्सन को बनाती है। इसमें वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है वो ठीक करते हैं, ना कि सिर्फ डिज़ीज़ पार्ट को। पर्सन पर्सन क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है जिसमें माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो होती है वो डायनेमिक बैलेंस में होती है और वेल इंटीग्रेटेड होती है। इन्वायरमेंट क्या है? जिसमें हम रह रहे हैं। बेसिकली ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, जो क्या बनाती हैं आपका एटीट्यूड और हेल्थ बिलीव्स बनाती हैं। इसमें क्या आती है? हमारी फैमिली, कल्चर, सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज आते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक डायनेमिक स्टेट है जिसमें हमारे पास माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है वो एक बैलेंस में होती हैं। फिजिशियन क्या है? जो हम बनेंगे। फिजिशियन क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करता है, ना कि सिर्फ ये कि वो आपकी डिजीज़ को ट्रीट करे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उसको जेंटल स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है। फिजिशियन को चाहिए कि वो गौर से पेशेंट को सुने, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग करे, वो उसको एम्पैथी दिखाए, ना कि सिंपैथी। एम्पैथी होता है उसका दर्द महसूस करना, ठीक है, और सिंपैथी होता है उसको बेचारा लाचारे से महसूस करवाना, ठीक है। आपने पेशेंट को एम्पैथी दिखानी है, ना कि सिंपैथी। उसको टॉलरेट करना आना चाहिए डिफरेंट ओपिनियंस को, उसको यकीन हो कि मेरा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। अब हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल्स में सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडिफाइंग फैक्टर, ठीक है। मॉडिफाइंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके परसेप्शंस को, आपके बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें हमारे पास जो डेमोग्राफिक आते हैं वो आपकी एज होता है, रेस, जेंडर, रिलीजन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पर्सनालिटी, ट्रेड एंड पीयर प्रेशर, ठीक है। वो हमने क्या पढ़े थे? मॉडिफाइंग फैक्टर पढ़े थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे इंडिविजुअल की परसेप्शंस को और बिलीफ को। अब इंडिविजुअल बिलीव्स क्या होते हैं? सबसे पहले परसीव्ड सस्पेक्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है? वो जो इंडिविजुअल होता है ना वो बिल्कुल ठीक होता है, वो हेल्दी होता है, मगर उसको लगता है कि उसको वो डिज़ीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे वो रह रहा होता है वहाँ वो जो डिज़ीज़ है वो स्प्रेड हो रही होती है, तो उसको लगता है कि वो सस्पेक्टेबल है। जैसे जो कोविड था वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था ना, तो सबको लग रहा था कि वो उनको हो सकता है। परसीव्ड सेवेरिटी, इसमें क्या है कि वो जो उसकी सीरियसनेस है डिज़ीज़ को, वो समझता है कि भाई ये तो वाकई में बहुत ख़तरनाक है, उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को समझता है। परसीव्ड बेनिफिट्स, तो वो सोचता है कि अगर वो रोज़ हाथ धोएगा, वो मास्क यूज़ करेगा, लाइफस्टाइल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेके आएगा तो उसको डिज़ीज़ नहीं होगी। यानी वो बिलीफ रखता है कि उसको पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे।
परसीव्ड बैरियर, इसमें हमारे पास इकोनॉमिक, हेल्थ, सिक्योरिटी और जनरल बैरियर हो सकते हैं कि हो सकता है कि उसके पास मास्क खरीदने के पैसे ना हो सकता है उसके पास उतना टाइम ना हो कि वो अपने हाथ धोए, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये बैरियर्स आ रहे हैं। क्यूज टू एक्शन, क्यूज टू एक्शन क्या है, बेसिकली ट्रिगर करते हैं इंडिविजुअल्स को ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर सके। इंटरनल क्यूज़ भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल क्यूज़ भी हो सकते हैं। इंटरनल क्यूज़ कौन से होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है या पर्सनल मोटिवेशन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल क्यूज़ क्या होते हैं, वार्निंग बाय अदर्स, या तो उसको मीडिया, पब्लिक सर्विसेज से पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको वार्निंग साइंस मिलते हैं, ये एक वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या फिर उसके किसी दोस्त की हत्या हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो उससे उसको वार्निंग साइन मिलता है कि भाई अब मेरे को मरना नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी में क्या है कि एबिलिटी टू चेंज, वो समझता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो जो रिकमेंडेड एक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। थियोरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, इसमें एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियर, कंट्रोल, ये सारे मिलके एक इंडिविजुअल की इंटेंशन बनाते हैं और वो इंटेंशन जो है वो बाद में बिहेवियर बन जाती है। जो एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली जो बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं जैसे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जनरल वैल्यूज़, सब क्या करते हैं, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हमारे पास एटीट्यूड क्या होता है, ये बिहेवियरल बिलीफ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एवेलुएट करते हो आउटकम्स को, आउटकम्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा है वो सोचता है कि अगर मैं रोज़ाना पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो वो वैल्यू करते हैं गुड ग्रेड्स को, तो और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द स्टडी। सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या होते हैं, ये नॉर्मेटिक बिलीव्स होते हैं, यानी वो सोचता है कि जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो उसके बारे में क्या सोचती है, फिर वो सोचने के बाद उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे उसको मोटिवेशन मिलती है और वो काम करता है। जैसे एक बच्चा है बिलीव करता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं, पीयर सोसाइटी यानी जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, ये इसका नॉर्मेटिक बिलीव हुआ। वो उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो इनकरेज होता है और पढ़ाई करता है, ठीक है। परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, ये क्या है, कंट्रोल बिलीफ है, इसमें वो परसीव्ड करता है पावर को। ये क्या है, ये इंडिविजुअल की परसेप्शन होती है कि या तो वो आसानी से वो काम कर सकता है या नहीं, या जिन चीज़ों से उसने वो काम करना है वो उसके पास मौजूद हैं या नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, जैसे बुक है, इंटरनेट है, सारी की सारी चीज़ें, तो वो आसानी से और बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर सकता है, यानी परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल क्या ज़्यादा है। और एक बच्चा है वो समझता है कि ना अब तो टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया और ना ही मेरे पास सारा कुछ मटेरियल है, तो क्या है, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल क्या है, वो कम है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तीनों चीज़ें मिलके एक इंडिविजुअल का इंटेंशन बनाती है, ठीक है, कि अब मुझे पढ़ना है, उसने सोच लिया, उसकी इंटेंशन है पढ़ने की, और वो उसके बाद में क्या बन जाएगा, वो उसका बिहेवियर बन जाएगा। अब एक था कि जो बायोलॉजी, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बिहेवियर साइंस में, ठीक है। उसके लिए बायो साइको सोशल मॉडल है, बेसिकली ये ना होलिस्टिक मेडिसिन को जो है सपोर्ट करता है, बेसिकली एम्फसाइज है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे। जो हमारे पास बायोलॉजी, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सारे मिलके जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि इंसान को डिजीज़ होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये खाली ये नहीं है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होगा और इसकी वजह से सिर्फ एक इंसान को इलनेस होगी। कभी कभार होता है कि जो आपकी सोसाइटी होती है वो ऐसी बातें करती है कि आपका इतना दिल दुखता है तो आप ऐसा ऐसा करके बीमार होना शुरू हो जाते हो, और कभी कभार आपके अपने ही ख्याल आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करते हैं और बीमार कर देते हैं। बायोलॉजी में क्या है, आप स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर स्टडी करते हो डिजीज़ की। साइकोलॉजी में उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स और मोटिवेशन को पढ़ते हो। और सोशल में जो उसकी फैमिली, सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है आप वो पढ़ते हो। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, इसमें हमारे पास ये 5 जो चीज़ें हैं ना, ये सारी मिलके बनाती हैं, जैसे बायोलॉजिकल, बिहेवियर, इन्वायरमेंटल, कॉग्निटिव और सोशल कल्चर। एलोस में ना हमारे पास डिसीजन मेकिंग का भी लिखा हुआ था, तो ये सारे डिसीजन मेकिंग में आते हैं। होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस बेसिकली ये होता है कि हमारी जो बॉडी है ना उसने एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना होता है थ्रू अडेप्टिव नेगेटिव फीडबैक लूप।
ठीक है। अब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड और सॉल्ट अपटेक को ज़्यादा कर लेंगे ताकि जो है हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम में रहे। एलोस्टेसिस क्या है, ये अडेप्टिव मैकेनिज़्म है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो पहले से ही जो है एडवांस अडेप्टेशन कर लेता है रादर देन इन रिएक्शन। इसको पता था बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो उसने क्या किया कि अपना जो शेड्यूल था उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया कि ताकि उसको दिन के टाइम में कम काम करना पड़े। इसमें क्या था, इसमें रिएक्शन बेसिकली आ रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। इसमें उसको पता था बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो उससे पहले ही उसने क्या किया था, एडवांस अडेप्टेशन कर ली थी। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस होता है ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्ट्रेस, यानी हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, ये बेनिफिशियल होता है, ये हमें मोटिवेट करता है और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे आपके माँ बाप कहते हैं कि भाई तुम्हारे अगर मार्क्स ना आए ना तो तुमको रिक्शा दे देंगे हम, तो ये क्या उस रिक्शे से बचने के लिए पड़ता है, ठीक है। ये उसका हुआ यू स्ट्रेस, थोड़ा सा उसको टेंशन हुई, वो चैलेंजिंग होता है बट मैनेज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो इन्हांस करता है इंसान के वेलबींग को। डिस्ट्रेस क्या होता है, ये नेगेटिव होता है और हार्मफुल होता है, ये बहुत सारा वाला स्ट्रेस होता है जिसमें ना उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, थ्रेटनिंग फील होता है, अनमैनेजेबल होता है, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, वो हेल्पलेस फील करता है, वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वो उसके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो करवा देती हैं, ठीक। क्योंकि देखो जब आप ज़्यादा सारी टेंशन लेते हो तो फिर आप ज़्यादा सारे बीमार हो जाते हो, तो इसमें आप बीमार हो जाओगे और इसमें क्या है, वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देगा, उसमें थोड़ा सा कम स्ट्रेस होता है। एथिकल डिलीमा, इसमें बेसिकली हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ। जैसे आपके पास फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वाले आते हैं, वो अपनी दवाइयाँ बेचना चाह रहे होते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि अगर आपने 1 महीने में ये सारी दवाइयाँ बेच दी तो हम आपको गाड़ी देंगे, ये आपका टूर अरेंज कर देंगे, ये आपको गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। तो क्या आप वो चीज़ें लोगे? बेटा मन में लड्डू फूटा। नहीं लोगे, पागल थोड़ी ना हो, क्योंकि ये अनएथिकल है, ठीक है। आपने अपने पर्सनल गेन को ऊपर नहीं रखना है, आपने पेशेंट की सेफ्टी को ऊपर रखना है। अब अगर उन्होंने आपको मेडिसिन ट्रायल्स के लिए अगर दी है ना, तो ये नहीं है कि भाई कि जिनको वो मसला नहीं है आप उनको भी देना शुरू कर दो, तो ये तो गलत हुआ ना, या अनएथिकल हुआ। आपने क्या करना है, जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री है जब वो मेडिसिन देने आएगी ना, आपने उस मेडिसिन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है कि इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता, वो सारा जो डाटा है वो आपने उनसे लेना है। उसके बाद ही आप किसी को प्रिस्क्राइब करोगे, ये तो नहीं कि पागलों की तरह बस देते जाओ। खुद बताओ, अगर फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री वाले आपको कुछ देना शुरू करें, हालांकि उनकी दवाई जो है वो सही नहीं है, तो क्या आप फिर भी अपने पेशेंट्स को दोगे? आप क्या अपने पर्सनल गेन को पेशेंट की सेफ्टी से ऊपर रख सकते हो? क्या आपका इतना ज़मीर आपको गवारा करेगा? आप किसी रिसर्च में उनसे सपोर्ट ले सकते हो, मगर उसका मकसद ये ना हो कि आप उनकी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर रहे हो।